अब हम बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कितने टाइप की होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली दो टाइप की होती हैं। एक होती है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब मान लेते कंपनी है, एक कंपनी है, ठीक है, और उसकी और कोई कंपनी नहीं है, सिर्फ एक ही कंपनी है। मान लेते जैसे आपकी कोई कंपनी है, आपने क्या करा, आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने रेडी करी, ठीक है, कि आपको कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट करा है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ है वगैरह वगैरह, ठीक है, कितनी असर्ट वगैरह है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि एक कंपनी और है, ठीक है, उसने उस कंपनी ने अपनी दो और कंपनी उसने ओपन कर ली है। तो यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है, अब रिलायंस की बहुत सारी कंपनीज हैं। तो जो रिलायंस है, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल रिलायंस की, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ओवरऑल रिलायंस की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, उनकी सारी कंपनीज मिला के अगर मुझे चेक करना हो कि उनकी सारी कंपनीज मिला के उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उनकी ओवरऑल जितनी कंपनीज हैं, तो अगर मुझे ये पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिलायंस की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। मुझे रिलायंस की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि कंपनी की जितनी भी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, यानी कंपनी की जितनी भी और कंपनीज होती हैं, उसके अलावा जो कंपनीज होती हैं, उसे मिलाकर ये दिखाया जाता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट, लॉस, कितनी असेट, कितनी लायबिलिटीज़ उनके पास है। अगर मुझे इंडिविजुअली अगर चेक करना हो, ठीक है, अगर मुझे इंडिविजुअली चेक करना हो तो मुझे फिर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे देखनी पड़ेगी। अब इसको एक एग्जांपल से आप और समझिए। एक कंपनी है ए, ठीक है, ये बेचती है लड्डू, लड्डू बेचती है, ठीक है, इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इन्होंने देखा कि मार्केट में ना समोसे और जो ब्रेड है उसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। बट इन्होंने कहा कि उसकी भी हम अलग अलग कंपनी बनाएंगे। तो इन्होंने ब्रेड के लिए बना ली कंपनी बी और समोसे के लिए कंपनी बना ली एस, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ एक कंपनी की अगर मैं जानना चाहता हूँ कि सिर्फ एक कंपनी ने कितना प्रॉफिट या फिर लॉस उनका उनको हुआ है इस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उनकी जो स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, जो इनकी स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैं वो देखूंगा, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ ए के बारे में जान करना है, मुझे बी और एस के बारे में नहीं मुझे जानना है, ठीक है, तो मैं देखूंगा स्टैंड अलोन। बट अगर मैं जानना चाहता हूँ कि नहीं, कि देखो अब बी और एस जो कंपनी वो किसकी, एक ही है ना, मैं चाहता हूँ कि इनकी ओवरऑल बताओ, ठीक है, ओवरऑल इनको कितना प्रॉफिट, लॉस या फिर कितनी इनकी असेट और लायबिलिटी है, मुझे वो जानना है। तो मैं जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, मैं वो देखूंगा। तो उससे क्या होगा, मुझे जो कंपनी ए है उसकी जो कंपनीज हैं उनका मतलब उनका टोटल ओवरऑल मिला के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एसेट और लायबिलिटीज मुझे पता चल जाएगी। तो चलिए जो उसका थ्योरी पार्ट है वो पढ़ लेते हैं। इन द आइज ऑफ लॉ एवरी कंपनी इज ए सेपरेट रजिस्टर्ड एंटिटी। अब अगर हम लॉ की नज़र में देखें तो जितनी भी कंपनीज, ठीक है, यहाँ पे एंटिटी का मतलब क्या है, बिजनेस, ठीक है, मेनली बिजनेस। तो जितने भी बिजनेसेस हैं, ठीक है ना, वो सेपरेट होते हैं। कंपनी इज़ ए सेपरेट रजिस्टर्ड एंटिटी, मतलब जो कंपनी है वो अलग है और जो उसके मालिक हैं वो अलग है, ठीक है। हाउएवर ऑफ्टन वी ऑल्सो कम अक्रॉस सिचुएशन वेयर ए कंपनी इज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि एक कंपनी जो है वो पूरी तरीके से अक्वायर कर ली गई है किसी और कंपनी के थ्रू, या फिर, ठीक है, या फिर पूरी तरीके से कंट्रोल की जाती है दूसरी कंपनी के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जियो प्लेटफॉर्म्स इज़ ए सेपरेट कंपनी बट इट इज़ मेजॉरिटी ओन्ड और कंट्रोल बाय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। जो जियो जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, वो एक सेपरेट कंपनी है, बट उसको जो कंट्रोल करती है कंपनी वो कौन है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। तो यानी कि जो अगर मैं सिर्फ अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की अगर मैं देखता हूँ बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यानी कि मैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा हूँ। और अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जितनी भी कंपनीज भी हैं, ठीक है ना, ओवरऑल मिला के देखना चाहता हूँ, तो उसे बोलेंगे कंसोलिडेटेड। एनुअल रिपोर्ट में दी होती हैं, दोनों अलग अलग दी होती हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा बाद में।
Since each company is a separate registered entity, each company prepares its own इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जैसे क्या देखिए, अब हर कंपनी अलग अलग है, तो कंपनी क्या करती है, अपनी खुद की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाती हैं, सारी अलग अलग कंपनीज, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ लार्ज ग्रुप्स, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, तो ये क्या करेगी, ये ना दो बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक तो बनाएगी कंसोलिडेटेड, एक बनाएगी स्टैंड अलोन। अब जो जियो है, ठीक है, जो जियो है वो क्या बनेगी, सिर्फ एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी बस। However, in case of large groups, these standalone financial statements can prove quite misleading. कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो वहाँ पर हम मिसगाइड हो सकते हैं। तो हमेशा ही आपको, जब भी आपकी किसी कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देखो, ठीक है, तो उसकी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो देखो। अगर किसी के नहीं है तो फिर आप कैसे देखोगे, है ना। अब लास्ट में यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया, एक कंपनी है, ठीक है, टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये क्या है, एक जापानीज़ कंपनी है, तो इसकी और भी कंपनीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर आप इस कंपनी की, ठीक है, अगर आप इस कंपनी की अगर आप स्टैंड अलोन अगर आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो, तो उसमें क्या होगा, उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, इनकी जो बाकी जो कंपनीज है, उनकी सेल्स प्रॉफिट वगैरह आपको वो नज़र नहीं आएगा। तो सब्सिडरी कंपनीज कौन सी होती हैं, तो अब जैसे जियो प्लेटफॉर्म है, तो वो क्या है, सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की क्या है, वो एक सब्सिडरी कंपनी है, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या है, पेरेंट कंपनी है। Therefore, companies are required to present consolidated statement. In consolidated financial statement, all companies that are controlled by a company are treated as part of single group. Thus, it combines the financial performance of all group companies together एंड प्रेजेंट इट एज पार्ट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसीलिए कंपनीज जो होती हैं वो आमतौर पर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाती हैं, और हमें भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है, क्योंकि इसमें उस कंपनी की जितनी भी कंपनीज होती हैं उन सब की परफॉर्मेंस आपको दिखाई जाती है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री का हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कंसोलिडेटेड, तो उसमें जितनी भी उसकी कंपनीज हैं उन सब की जो परफॉर्मेंस है वो आपको उसमें शो होगी। It is important that one company can control another company by owning more than 51% of voting rights. एक कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल कर सकती है अगर उसका दूसरी कंपनी में 51% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स हैं, और बाय हैविंग द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स, या फिर उसके पास ये राइट हो कि वो अपनी तरफ से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट कर सके। तो ये आप शायद नोट कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कंपनी दैट कंट्रोल्स अनदर कंपनी इज जनरली रेफर्ड एज होल्डिंग कंपनी। तो अगर जो कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है उसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी है किसकी, जियो प्लेटफॉर्म की, और जियो प्लेटफॉर्म क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। तो आप चाहे होल्डिंग कंपनी बोल लें चाहे आप पेरेंट कंपनी बोल लें, ठीक है, और जियो प्लेटफॉर्म क्या होगी, वो एक सब्सिडरी कंपनी होगी। In general, while analyzing a company from the perspective of an equity analysis, consolidated statements are generally preferred over standalone financials. This is because the latter provides a more holistic picture of the group performance. तो इसीलिए जब आमतौर पे जब भी हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो हम उस कंपनी की जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है वो हम लेते हैं। However, sometimes there may be situation that prevents a subsidiary company from distributing dividends to the parent company. But कई बार ऐसा होता है कि जो सब्सिडरी कंपनी होती हैं वो अपनी जो पेरेंट कंपनी होती हैं उनको डिविडेंड नहीं देती हैं। This can arise when subsidiary company is located in geography that has strict capital controls, or where the subsidiary company has agreed under a debt covenant to not pay any dividend
टू इट्स शेयर होल्डर्स। अब कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की जो जोग्राफिकल कंडीशन होती हैं उसकी वजह से भी वो डिविडेंड पे नहीं करती अपने शेयर होल्डर्स को, या फिर कई बार कंपनी उधार ले लेती है किसी से। तो जब वो उधार लेती है तो वो उस एग्रीमेंट पे साइन कर देती है कि हाँ कि हम अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम डिविडेंड नहीं देंगे जब तक कि आपका हम जो डेट है वो पे ना करते हैं, ठीक है। In such a scenario, it is also important to analyze the standalone financial position of parent company to understand whether it can fend for itself in times of crisis. तो इस सिचुएशन में हमें जो पेरेंट कंपनी है उसकी स्टैंडअलोन जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें देखनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना ज़रूरी है कि अगर मान लेते हैं कि उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है अगर डूब रही होगी, ठीक है, या फिर अगर वो डेट नहीं पे कर पा रही है, तो क्या उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो उसका जो डेट है वो पे कर पाएगी या फिर नहीं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें जो पेरेंट कंपनी है उसकी स्टैंडअलोन फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना ज़रूरी है। सेबी रेगुलेशन रिक्वायर लिस्टेड कंपनी टू पब्लिश कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन एन एनुअल बेसिस। अब जो सेबी की रेगुलेशन है वो ये कहती है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपनी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एनुअल बेसिस पे पब्लिश करेगी। हालांकि ठीक है, फर्दर इट ऑल्सो मैंडेट्स लिस्टेड कंपनी टू पब्लिश स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। और जो लिस्टेड कंपनी है उनके लिए ये भी मैंडेट है कि वो अपनी जो स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट हैं वो क्वार्टरली बेसिस वो अनाउंस करेंगी। Even though it is not mandatory, some companies voluntarily publish their consolidated financial statement on quarterly basis. लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि कंपनी जो है वो अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस पे वो अनाउंस करे, ठीक है। हाँ, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसको एनुअल बेसिस पे करना है और जो स्टैंडअलोन है वो क्वार्टरली बेसिस पे। इक्विटी analysis to find it challenging to analyze groups which do not publish consolidated quarterly numbers, since time gap between two annual reports are almost a year. Analysts will have to often contend with dated information if consolidated quarterly numbers are not filled. तो आमतौर पे क्या होता है कि जो भी इक्विटी एनालिसिस्ट होते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि अगर देखिए अब उन्हें कंपनी का एनालिसिस करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्वार्टरली बेसिस पे तो होती नहीं अनाउंस, वो अनाउंस होती है ईयरली बेसिस पे, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर का गैप हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा वहाँ पे हमें वहाँ पर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।